Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we are going to state and derive Gauss's law, and then we shall write its integral form and differential form. What is Gauss's law? The electric flux passing through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught time total charge enclosed in the closed surface. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज के जो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज होता है. Gauss's law is only applicable for the closed surfaces. तो किसी भी क्लोज सरफेस में जो चार्ज इनक्लोज होता है उसका 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम अगर लें तो इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है. इसे हम Gauss's law कहते हैं. नो let's derive Gauss's law. For this purpose, let us consider we have a closed surface. Let's have a closed surface in the form of a sphere, suppose. और इसके स्फीयर के सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यों. ठीक, अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी, यस होंगी, एंड दे विल बी रेडियली आउटवर्ड. पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होंगी. अब हम चाहते हैं कि हम इस जो क्लोज सरफेस है इसमें से कितना टोटल फ्लक्स पास कर रहा है ये हम कैलकुलेट करें. उसके लिए हम इसके ऊपर एक छोटा सा इसके सरफेस के ऊपर एक पैच ले लेते हैं. इस पैच का इस टुकड़े का वेक्टर एरिया होगा जो हमेशा हम जानते हैं नॉर्मल होता है. वेक्टर एरिया ऑलवेज नॉर्मल होता है. लेट्स सपोज ये एक वेक्टर एरिया है डी ए. वेक्टर एरिया इज एन एरिया whose magnitude is equal to surface area of the surface but direction is normal to that surface. Okay. अब इस जो पैच है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी. तो लेट्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह यूँ जा रही है यहाँ पे यूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी पॉइंट पे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब इस डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सपोज भी आर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर कितनी होगी. तो हम वो जानते हैं E इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर हैट होता है. आल्सो इस पैच में से फ्लक्स कितना होगा. फ्लक्स थ्रू दिस वन पैच इज डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए. ये एक छोटे पैच में से ये फ्लक्स होगा ई डॉट डी ए. और पूरी सरफेस का निकालना तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं. तो टोटल फ्लक्स थ्रू द इंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए. ये अब इसमें ई की वैल्यू पुट कर दें और एरिया जो होता है ये वेक्टर एरिया है इक्वल होता है इसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया होती है लेकिन डायरेक्शन नॉर्मल होती है. सो हम लिख सकते हैं ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे क्या कि फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई की वैल्यू पुट कर दें के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर हैट. ओके. डॉट जो एरिया था ना एरिया इक्वल होता है अपनी मैग्नीट्यूड के इनटू इस डायरेक्शन. तो डायरेक्शन जो वेक्टर एरिया के हमेशा नॉर्मल होती है एन हैट. ओके. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल के क्यू ओवर आर स्क्वायर डी ए आर हैट डॉट एन हैट. अब जो आर हैट है ये डायरेक्शन और एन हैट जो है ये नॉर्मल दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं. तो इनके बीच में जब एंगल ज़ीरो होगा तो और इनका आप खोलेंगे कि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं
तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है। इस तरह ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। इस तरह आर हैट डॉट एन हैट इज इक्वल टू आर हैट की मैग्नीट्यूड इंटू एन हैट की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ज़ीरो। आर हैट की मैग्नीट्यूड 1 होगी, एन हैट की 1 होगी, कॉस ज़ीरो 1 होगा, तो ये जो इतनी चीज़ होगी ये इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल के क्यू ओवर आर स्क्वायर डी ए। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर डी ए। ठीक, अब इसमें आप के क्यू को आप इंटीग्रल से बाहर निकाल लें, तो के क्यू इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए ओवर आर स्क्वायर। ये जो एरिया ओवर आर स्क्वायर होता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। स्फीयर के लिए सॉलिड एंगल है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ इतनी है ये हमारे पास सॉलिड एंगल, इसकी वैल्यू 4 पाई होती है। सो हम लिख सकते हैं ऐसे फाई इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4 पाई। ये 4 पाई सॉलिड एंगल स्टी रेडियन होते हैं। अब क्यू के की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू क्यू इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। दिस इज व्हाट वी कॉल गासिस लॉ। ये गासिस लॉ डिराइव हो गया। अब इसकी हमने लिखनी है इंटीग्रल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म किसके इक्वल होगी, इंटीग्रल फॉर्म के लिए आप इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गासिस लॉ। तो क्योंकि ये स्फीयर जो था ये 3 डायमेंशनल होता है, तो इसके लिए जो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज रॉ इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। डी क्यू बाई वी डी वी, डी क्यू बाई वी, ये डी क्यू है, डी क्यू बाई डी वी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कि 3 डायमेंशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। तो यहाँ डी क्यू इज इक्वल टू रॉ डी वी, और टोटल चार्ज के लिए आप इंटीग्रेट कर लेते हो, इंटीग्रल रॉ डी वी। ओके, तो आल्सो हम जानते हैं फ्लक्स थ्रू होल सरफेस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए होता है, ई डॉट डी ए, ये हम पढ़ चुके हैं। अब गासिस लॉ पता क्या होता है, हमें पता है, हमने ड्राइव किया है अभी। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम टोटल चार्ज। तो उसमें फाई की और क्यू की वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रल फॉर्म। कैसे देखें, हम जानते हैं गासिस लॉ इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो फाई की वैल्यू हमने ई डॉट डी ए लिखी है, क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की वैल्यू जो है वो हमें बताया मैंने, इंटीग्रल रॉ डी वी, ये वॉल्यूम इंटीग्रल था, रॉ डी वी। दिस इज व्हाट वी कॉल द इंटीग्रल फॉर्म। ये हमारे पास टोटल इंटीग्रल फॉर्म आ गई, याद रखिएगा ज़ुबानी, ऑफ द गासिस लॉ। Similarly, we can also derive the differential form. अब differential form निकालनी है, differential form of Gauss's law। इसके लिए हम लगाएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इंटीग्रल फॉर्म हमें पता क्या होती है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल रॉ डी वी। ये हमारे पास आ गई इंटीग्रल फॉर्म।
अब आप जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर ई डॉट डी ए के ऊपर अप्लाई डाइवर्जेंस थ्योरम। तो इसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू डेल डॉट ई डेल डॉट डेल डॉट डी डेल डॉट ई इंटू इंटू डी वी। पता है ना कि सरफेस जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में डिवाइड कन्वर्ट हो जाता है डाइवर्जेंस थ्योरम में। तो फिर हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ये साइडें हमारे पास ये और ये इक्वल होंगी, ये वाली इक्वल आप कर दो, इक्वेट करो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लेट्स सी हमारे पास क्या आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल डेल डॉट ई इंटू डी वी इज इक्वल टू 1/ε0 रॉ डी वी, इंटीग्रल रॉ डी वी। तो इसको आप ले आएंगे इस तरफ, यह जगह इंटीग्रल डेल डॉट ई, ठीक है, डी वी माइनस 1/ε0 इंटीग्रल रॉ डी वी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें जो कॉमन आता है वो इंटीग्रल और डी वी कॉमन आते हैं, तो बाकी बचा हमारे पास इंटीग्रल डेल डॉट ई माइनस आ जाएगा रॉ बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी वी इक्वल टू ज़ीरो। अब वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता, अगर वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता तो फिर ये जो चीज़ होगी ये ज़ीरो के इक्वल होगी। सो हम फिर लिख सकते हैं यहाँ पे डेल डॉट ई माइनस रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे डेल डॉट ई माइनस रॉ ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या डेल डॉट ई इज इक्वल टू rho by epsilon naught. This is the differential form of Gauss's law. ये याद रखना। That's all from here. Allah Hafiz.